Yes, very good morning to each and every one of you students. Still आज पण students अजून join व्हायचे आहेत. As we had decided yesterday, we will not talk about any doubts in first 1 hour so that we can continue our syllabus. The PowerPoint presentation which we were discussing on the other day, we will continue the discussion on that. Yes. एकदा व्हॉइस चेक करूया स्टुडंट्स. व्हॉइस पोल कन्फर्म करा. माझा आवाज सफिशियंटली क्लिअरली येतोय सगळ्यांना? 30 सेकंड्स पोल. Okay, seems all clear students. Let us start with the presentation. Quick revision. In this presentation initially we saw की science ची need काय आहे and science मध्ये exactly काय केल्या जातं, because we want to know, we have a curiosity, so we do the observations and then there are experiments also. And because observation may not always give us the correct conclusion, so accurate calculations are needed in the experimentation, and because accurate calculations are needed, things are needed to be known properly, इसलिए measurements पढ़ते हैं और उस measurements के लिए unit का concept आने वाला है. So this slide we had already seen students the other day. What are physical quantities, non-physical quantities, ये हमने देखा हुआ था. 2 easy questions के जवाब भी दिए थे आपने, actually 3 questions के. And then we had come till this point. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज के ऊपर आए थे हम. फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज के ऊपर आए थे. फंडामेंटल का मतलब है बेसिक. बेसिक का मतलब है वो दूसरे पे किसी पे डिपेंड नहीं करेगा स्टूडेंट्स. दूसरे किसी पे डिपेंड नहीं करेगा. Which does not depend on any other physical quantity for its measurement. उसको कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज. जैसे किसी ने मुझे ये भी सवाल पर्सनली टाइप करके पूछा था, मैंने उसको पर्सनली ही जवाब दे दिया था क्विकली कि सर ये डिपेंड नहीं करता, इसका क्या मतलब है. तो समझो स्टूडेंट, सपोज आपको किसी ने एरिया मेजर करने का बोला, तो एरिया मेजर करने के लिए आपको क्या मेजर करना पड़ेगा. मान लो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल ऑफ एरिया मेजर करने के लिए हमें लेंथ मेजरमेंट करना पड़ेगा और ब्रेड्थ भी मेजरमेंट करना पड़ेगा. लेंथ एंड ब्रेड्थ दो चीजें मेजर करनी पड़ती है स्टूडेंट्स. तो एरिया का मेजरमेंट देयर बाय विल डिपेंड ऑन लेंथ एंड ब्रेड्थ, है ना. तो एरिया का डिपेंड कर रहा है दो चीजों पे, लेकिन लेंथ का खुद किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है. लेंथ आप डायरेक्ट लोगे, राइट. लेंथ आप डायरेक्ट लेने वाले हो, वो किसी पे डिपेंड नहीं करने वाला. तो लेंथ को आप फंडामेंटल क्वांटिटी लोगे, राइट. आप लेंथ को फंडामेंटल क्वांटिटी लोगे, आप एरिया को फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं लोगे, राइट. दैट्स वन सिंपल एग्जांपल बाय व्हिच यू कैन अंडरस्टैंड इट. ओके. और ये पेज पे आए थे हम. इसका मैंने आपको होमवर्क भी दिया था. टेबल 2.1 जो था वो. बस एक चीज गड़बड़ है स्टूडेंट्स. जैसे कल भी एक स्टूडेंट का सॉल्यूशन मैंने पोस्ट किया था, एक छोटी सी मिस्टेक है, मैंने बोला था
कभी कभी मैं आपको किसी स्टूडेंट की या किसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में की एक छोटी सी मिस्टेक है बोल दूंगा, इसका मतलब है कि आपको फाइंड करना है, ढूंढना है कि मिस्टेक क्या है। कभी कभी कहीं कुछ कुछ लोगों से गलती से मिस्टेक हो जाती है, मिस्टेक से मिस्टेक हो जाती है, और कभी कभी कुछ मिस्टेक्स जानबूझ के की जाती है टू चेक कि आप लोग ध्यान दे रहे हो कि नहीं। तो इस पे क्या मिस्टेक है बताओ। एक मिस्टेक है जरूर, अभी जो स्क्रीन है उस पे एक मिस्टेक है। येते कोणाच्या लक्षात? वन स्मॉल मिस्टेक इज देअर, आणि मी त्याच्याबद्दल बोललो आहे की करेक्ट गोष्ट काय त्याच्याबद्दल ऑलरेडी बोललो आहे, म्हणून मी तुम्हाला विचारतोय. राइट, दिस इज नोन टू यू, ध्यान से देखना. गलती छोटी से छोटी क्यों ना हो, गलती तो गलती होती है, ढूंढो. चलो मुझे कमेंट्स पढ़ने दीजिए. यस 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 यस, बहुत लोगों ने बताया. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. के वाला, केल्विन वाला जो है, केल्विन वाला जो सिंबल है वो कैपिटल के होना चाहिए. यस, मेनी स्टूडेंट्स हैव सेड इट करेक्ट. मेनी स्टूडेंट्स हैव सेड इट करेक्ट. हाँ, कैंडेला तो आया ही नहीं था आगे. ठीक है, वो कोई बात नहीं, वो तो आया नहीं था, लिखा हुआ नहीं था. ठीक है, तो इनकम्प्लीटनेस था, दैट इज फाइन. बट मिस्टेक वाज, यस, स्मॉल के बदले कैपिटल के चाहिए. करेक्ट. यस, रीजन भी लिखा है हर्षदा ने. साइंटिस्ट का नेम है केल्विन, इसीलिए कैपिटल के चाहिए. यस, दैट्स द ओनली मिस्टेक आई फाइंड. हाँ, बाकी कैंडेला आना बाकी था, अभी आगे आने वाला. यस, कैंडेला, कैंडेला का सही तरीके से लिखा हुआ है. सप्लीमेंट्री की भी कल हमने अच्छी खासी बात की थी. सप्लीमेंट्री दोनों क्वांटिटीज, प्लेन एंगल एज वेल एज सॉलिड एंगल. ना अर्पित, एम्पियर का सिंबल स्मॉल ए नहीं हो सकता. एम्पियर इज ऑल्सो नेम ऑफ साइंटिस्ट, डू यू नो दैट? वोल्ट, एम्पियर, कूलम, दीज आर ऑल नेम्स ऑफ साइंटिस्ट्स. सो एम्पियर के लिए कैपिटल, एम्पियर के नाम में स्मॉल ए आएगा, केल्विन के नाम में पूरा सिंबल में स्मॉल के आएगा. सॉरी, सिंबल में नहीं, आई मीन पूरा यूनिट जब आप लिखोगे KELVIN तो के स्मॉल आएगा. AMPERE एम्पियर लिखोगे तो ए स्मॉल आएगा. लेकिन जब साइंटिस्ट के ऐसे नाम से यूनिट का सिंबल लिखा जाता है तो वो कैपिटल आएगा. ये रूल भी आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, और आज ही आएगा, अभी कुछ मिनटों में आएगा. ठीक है. हाँ, ये चीज ध्यान देना स्टूडेंट्स, हम जो 2D 3D बोल रहे थे तो प्लेन एंगल 2D में होता है, तो वहां पे आर्क लेंथ से संबंध है. वहां सॉलिड एंगल 3D में आता है तो सरफेस के एरिया से संबंध था, है ना. स्फीयर जो आता है उसका जो जितना सरफेस आएगा उससे उसका संबंध था. राइट, तो ये हमने देखा हुआ है. यहाँ जो डायग्राम है इससे ज्यादा अच्छी डायग्राम आपके एनसीईआरटी में है. हम्म? और उस और बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने कल 3 किए हुए हैं, जिसमें का सबसे लास्ट वाला कुछ लोगों को समझने में तकलीफ जा रही थी, कॉर्नर वाला. कुछ लोगों ने मुझे वापस पूछा, मैंने वापस उनको बोला वो पार्ट रेफर करने के लिए जो कल का रिकॉर्डेड लेक्चर था, बिकॉज वो जो कल मैंने इमेज दिखाई थी उसके लिए सर्च करके, वही उसके लिए बेस्ट अंडरस्टैंडिंग. उससे ज्यादा एक ही बेटर तरीका है समझने का कि आप मेरे सामने होते तो, राइट, इन द सेंस लाइव सामने होते, एकदम ऑफलाइन में, एकदम यहाँ क्लासरूम में होते, तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके एग्जैक्टली बता सकता था कि कॉर्नर पे क्या कैसे हो रहा है करके. उसके बाजू के रूम्स में आपको यहीं पे दिखाता था, बट बिकॉज वो मैं यहाँ अभी नहीं कर सकता इतने अच्छे से, इट्स नॉट पॉसिबल, तो मैंने आपको कल एक इमेज दिखाई थी जिससे आपको वो 8 पार्ट्स में कैसे डिवाइड होता है, कॉर्नर ऑफ क्यूब पे 8 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड होगा स्फीयर, ये बताने की कोशिश की थी. चलो, कल का होमवर्क जो था स्टूडेंट्स, जिसका हम बात जिसके जिसके आंसर्स की बात हम 1 घंटे बात करेंगे, उसमें से बहुत सारी क्वांटिटीज डिराइव्ड थी, सभी की सभी फंडामेंटल तो नहीं थी, बहुत सारी क्वांटिटीज डिराइव्ड क्वांटिटीज थी. तो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है कि वो फंडामेंटल को मिला के बनेगी. डिराइव करना मतलब उससे बनाना, किसी चीज से बनाना, है ना, किसी चीज से किस चीज को बनाना. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
कुकिंग करते हैं ना, कुकिंग करते हैं तो क्या होता है, अपने पेरेंट्स कुकिंग करते हैं या आप भी कभी, आपके बड़े भाई बहन भी कभी कुछ कुकिंग करते हैं, तो कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट बेसिक इंग्रेडिएंट्स नहीं खाते हो ना, कभी कभी खाते हो, कभी कभी फंडामेंटल चीजें, डायरेक्ट चीजें खाते हैं अपन, बट जनरली जो खाना बनाया जाता है तो डिराइव्ड होता है, राइट, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम समथिंग, दो चीजों को मिक्स करके ऐसा ना, तो समथिंग लाइक दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि डिराइव्ड क्वांटिटी जो है वो फंडामेंटल का यूज करके बनी, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। एरिया कैसे बना स्टूडेंट्स, कल के ये सब एग्जाम्पल्स थे, देखो एरिया कैसे बना, हमने बात की लेंथ इनटू लेंथ, है ना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ बोलो या लेंथ इनटू लेंथ बोलो या लेंथ इनटू हाइट बोलो, जो भी है दोनों चीजें ये मीटर मीटर में जैसे होती है स्टैंडर्ड, राइट, तो उससे एरिया आता है। डेंसिटी आता है मास अपॉन वॉल्यूम, करेक्ट। फोर्स आता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन खुद आता है स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम, रादर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। वर्क आता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पता है क्या, ओम डमार नहीं, मैं बताऊंगा जब नोट्स लिखनी है, हाँ? जो नोट्स मुझे चाहिए कि आपने लिखनी है वो मैं बताऊंगा स्टूडेंट्स, डोंट वरी। तो वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, याद है स्टूडेंट्स, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, रिमेंबर इट, डू यू नो। अच्छा आवाज आ रही है ना बाकी स्टूडेंट्स, क्लियर आवाज आ रही है ना। हाँ तो जिसको नहीं आ रही उसको कनेक्शन रिफ्रेश करना पड़ेगा, यस ठीक है, आवाज क्लियर है, फैंटास्टिक गुड। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क है। नाउ सम डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में और देखते हैं। ये सिंपलेस्ट एग्जांपल यहाँ पे समझाया गया स्टूडेंट्स, वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जांपल, वेलोसिटी लो या स्पीड लो, ये चीज होती है मीटर पर सेकेंड में, ब्रैकेट में आपको रेड कलर में यूनिट दिखाया है वहां पे, ठीक है। ये कैसे बनी, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम से बनी। हम्म? पहले दिन के होमवर्क में मैंने आपको बोला था कि ये फॉर्मूले आप लिख के लाना करके, है ना, मैकेनिक्स रिलेटेड जो स्कूल लेवल पे ये फॉर्मूले हुए थे वो आपको लिख के लाना था। तो अगर किसी को ये चीजें याद नहीं है तो अभी भी टाइम है। अपना 11 का सिलेबस कुछ बहुत ज्यादा स्टार्ट नहीं हुआ है, बहुत नई चीजें हमने नहीं देखी है, अभी भी आपको टाइम है। आप आज भी घर जाके ये फॉर्मूले अगर आपने नहीं किए हैं तो प्लीज एक बार रिवाइज कर लीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि सभी कुछ जो आपने 10th तक पढ़ा है उसका यूज होगा। ज्यादातर अभी 11th स्टैंडर्ड में उन चीजों का यूज होगा जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी ज्यादातर, है ना, और 12th स्टैंडर्ड में उन चीजों का यूज होगा जो आपने 10th में पढ़ी थी जनरली, यस। साक्षी ने लिखा है वर्क इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्पीड एज वेल एज direction of motion of an object. No, 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 not really exactly. That's not work. What you are saying is about force, Sakshi. जो स्पीड चेंज करना, स्पीड चेंज करना, एज वेल एज डायरेक्शन चेंज करना, मतलब स्पीड तो मैग्नीट्यूड होता है, एज वेल एज डायरेक्शन चेंज करना, ये चेंज करने के लिए जो चीज लगती है उसको फोर्स बोलते हैं, ठीक है। बट वर्क किसको बोलते हैं, वर्क कहते हैं फोर्स की वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो यस, लास्ट जो लिखा है चैट बॉक्स में, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आता है वर्क का फॉर्मूला, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और अभी स्क्रीन पे आ जाओ वापस, स्क्रीन पे है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट किस चीज में मेजर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, परफेक्ट मीटर होगा। मतलब ये मतलब वो लेंथ ही है स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट भी एक तरीके से लेंथ है कि नहीं, तो बिकॉज वो लेंथ है मतलब वो फंडामेंटल है, और डिनोमिनेटर में टाइम है वो भी फंडामेंटल है। कल की जो हमने लिस्ट ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज देखी थी उसमें लेंथ भी था, टाइम भी था, तो अब लेंथ और टाइम को मिला के वेलोसिटी बना है, इसलिए वेलोसिटी ये डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया, राइट, वेलोसिटी ये डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। अब एक्सेलरेशन का देखते हैं,
एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो ये भी डिराइव्ड हो गया स्टूडेंट्स, ये भी डिराइव्ड हो गया, क्योंकि एक्सेलरेशन खुद फंडामेंटल नहीं है, एक्सेलरेशन खुद फंडामेंटल की लिस्ट में नहीं है, लेकिन वो वेलोसिटी और टाइम से मिला जुला के बन रहा है, जिसमें से वेलोसिटी खुद डिराइव्ड थी और टाइम एक फंडामेंटल था। तो बात क्या समझ में आई इससे, कि कोई डिराइव क्वांटिटी हमेशा दो फंडामेंटल से मिलके बननी चाहिए, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं, एक्सेलरेशन डायरेक्टली दो फंडामेंटल से नहीं बना है, एक्सेलरेशन बना है बेसिक, उसका जो फॉर्मूला स्क्रीन पे लिखा हुआ है उस फॉर्मूला के हिसाब से एक्सेलरेशन के इसमें न्यूमरेटर में एक डिराइव्ड क्वांटिटी है और डिनोमिनेटर में एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ऐसे भी हो सकता है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी और एक फंडामेंटल क्वांटिटी, उससे बन गई वापस एक नई डिराइव्ड क्वांटिटी। यस, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। चलो, वर्क, वर्क का यूनिट यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है, वर्क का यूनिट लिखा हुआ है, लेकिन वर्क का फॉर्मूला क्या था? यस, अभी जो आपने थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया चैट बॉक्स में, तो वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यस, 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 करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। देखो, कल्पेश का एक चैट बॉक्स पे ये है मैसेज है, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। हाँ, वो एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहा है। यस, प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी आता है, राइट? तो न्यूमरेटर में चेंज इन वेलोसिटी होता है, दैट्स ट्रू, राइट? बट वेलोसिटी भी मीटर पर सेकेंड में होगी, तो चेंज इन वेलोसिटी भी मीटर पर सेकेंड में होगी। तो उस हिसाब से यहाँ जो फॉर्मूला लिखा गया है, इन दैट सेंस वो करेक्ट है, बिकॉज दो वेलोसिटी की सब्ट्रैक्शन भी कुछ तो वेलोसिटी की ही टाइप की क्वांटिटी बता रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी भी उसी टाइप का है, दैट वे। यस, यस, प्रिसाइजली, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट मतलब ही पर यूनिट टाइम होता है, राइट? एक चीज और टाइप करी है प्रणव कदम ने, एफ एस कॉस थीटा लिखना चाह रहा था वो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा भी आता है वर्क के फॉर्मूला में। यस, ये हम इस साल पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, इस साल पढ़ेंगे। शायद आपको ये लास्ट ईयर तक सभी ने ऐसा नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि अगर आपको जनरली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में देते हैं, तो सेम डायरेक्शन में देते थे स्कूल लेवल तक, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट डायरेक्ट आता था। ये कॉस थीटा क्या आएगा, ये हम थोड़ा स्केलर वेक्टर अगले चैप्टर में पढ़ेंगे ना, उसके बाद आपको ज्यादा डिटेल में समझ आएगा। यस, डॉट मल्टीप्लीकेशन रजिया काजी को भी पता है ऑलरेडी, प्रणव कदम को भी पता है, कुछ लोगों को ये चीजें पता है, डॉट मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अरे, डाउट सेशन में बिल्कुल बिल्कुल, डाउट सेशन क्या, वो तो अपना पूरा चैप्टर ही आएगा स्टूडेंट्स, डोंट वरी। नेक्स्ट चैप्टर स्केलर वेक्टर आएगा ना। फिजिक्स के लिए जो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं हम, उसमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, बेसिक स्केलर्स वेक्टर्स पढ़ते हैं, बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, राइट? तो जब स्केलर्स वेक्टर्स में वेक्टर्स पढ़ेंगे, तो डॉट मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फुल डिटेल में अच्छा खासा फिजिक्स के लिए जितना नीडेड है उतना हम पढ़ते हैं, डोंट। अब थोड़ा सवाल के जवाब देते हैं। इजी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स। पोल आएगा, एकदम छोटा सा पोल का टाइम देने वाला हूं मैं, क्योंकि सवाल ही बहुत आसान है। अगेन, अभी से लेके 15 सेकेंड का पोल। वाह, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। मुझे गलत जवाब सिर्फ एक स्टूडेंट का दिख रहा है, सी टाइप किया है किसी स्टूडेंट ने, हो सकता है बाय मिस्टेक हुआ हुआ हो, या तो हो सकता है अंडरस्टैंडिंग में। देखते हैं सी ऑप्शन क्या है, क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। अरे देख, सवाल में क्वांटिटी है तो जवाब में वापस क्वांटिटी थोड़ी लिखेंगे ना, कुछ तो उसके बारे में और पूछा है कि मेजरेबल क्वांटिटी कौन सी है। तो मेजरेबल क्वांटिटी को सिर्फ क्वांटिटी बोलना बराबर नहीं होगा ना, मेजरेबल क्वांटिटी बोला है,
दैट कैन बी मेजर्ड बोला है, तो फिजिकल क्वांटिटी ना, फर्स्ट ऑप्शन ही ज्यादा एक्यूरेट है। सी ऑप्शन में तो वही है जो सवाल में ऑलरेडी बताया गया है, तो सवाल में जो ऑलरेडी क्लियर है वो जवाब नहीं होगा, जवाब में आपसे और कुछ मांगा जा रहा है, तो ए ऑप्शन आंसर होगा स्टूडेंट्स, नो डाउट अबाउट इट। वेरी गुड। फिजिकल क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दिस। अब तो मुझे इच्छा नहीं हो रही है 15-20 सेकेंड देने की। आपने सवाल पढ़ लिया, आपका 10 सेकेंड का टाइम अभी से स्टार्ट। ओ ओ, कुछ स्टूडेंट्स फंस गए, घाई घाई की वजह से फंसे क्या? 6 स्टूडेंट्स इस बार फंस गए, 6 स्टूडेंट्स इस बार फंस गए, और कुछ लोग जवाब ही, बहुत लोग जवाब दे भी नहीं पाए, बहुत लोग जवाब दे भी नहीं पाए। 10 सेकेंड शायद बहुत कम हो गया। हाँ, सेकेंड ऑप्शन 7 लोगों ने टिक कर दिया स्टूडेंट्स। शायद आपने घाई की वजह से ये गलत कर दिया, शायद मैं आपको और कुछ सेकेंड्स देता तो आप सही करते थे। यस, मेजॉरिटी का आंसर इस बार भी सही है। सवाल आसान था, है ना। फंडामेंटल खुद किसी पे डिपेंड नहीं कराएंगे, लेकिन फंडामेंटल एक या एक से ज्यादा फंडामेंटल के टर्म्स में जिसको एक्सप्रेस किया हुआ है उसे डिराइव्ड बोलेंगे, राइट, उसे डिराइव्ड बोलेंगे। ठीक है ना, आज ये देखा था हमने दिस पार्ट, राइट, उसकी डेफिनेशन में ही ये था। ठीक है स्टूडेंट्स। बिकॉज आप लोगों ने 7 लोगों ने गलत कर दिया, तो अभी नाउ आई एम टेम्पटेड टू आस्क यू टू नोट डाउन दिस डेफिनेशन स्टूडेंट्स। मुझे कुछ कुछ चीजें जो मुझे बहुत आसान लगती है तो मैं आपको नोट करने को नहीं बोलता हूँ, लेकिन अभी क्वेश्चन में गलती आई है, 7 स्टूडेंट की गलती आई है, तो प्लीज नोट कर लीजिए। डिराइव्ड क्वांटिटी की डेफिनेशन नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। डिराइव्ड की, फंडामेंटल की डेफिनेशन तो मैं आसान था, इसमें कुछ गलत नहीं हो रहा था। डिराइव आपको समझना है कि डिराइव ये एक से ज्यादा फंडामेंटल का यूज करके आएगी, उसमें अंडरलाइन करना मोर देन वन वर्ड को अंडरलाइन करना, एक से ज्यादा फंडामेंटल। ओके, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फंडामेंटल की भी किसी को डेफिनेशन लिखना है तो आई विल शो इट। कैन यू सी द स्क्रीन? फंडामेंटल वाला दिख रहा है? एक मिनट, प्री शेयर करता हूं। यस, अब दिख रहा है। यस, जिनको फंडामेंटल भी लिख लेना है तो लिख लीजिए स्टूडेंट्स, समझ के लिखिए। हाँ, इसमें अंडरलाइन करोगे आप, डज नॉट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड, ये इसमें का कीवर्ड्स है, ये डज नॉट डिपेंड, ये कीवर्ड्स। यस, डिराइव्ड की डेफिनेशन, इसमें अंडरलाइन करना है आपको मोर देन वन, डिराइव्ड फ्रॉम मोर देन वन, या तो डिपेंड्स ऑन मोर देन वन, ऐसा भी लिख सकते हैं। डिराइव्ड फ्रॉम मोर देन वन,
या तो डिपेंड्स ऑन मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके ठीक है, गुड। सो यहां तक पहुंचे थे हम। इसका तो मैं पोल भी नहीं लेने वाला हूँ, नहीं लेने वाला हूँ नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है। मुझे पोल लेने की कब इच्छा होती थी पता है क्या? अगर यहाँ पे 9 ऑप्शन होता तो मैं पोल लेता था। कुछ लोग वहां पे कंफ्यूज होते थे। यस यस, वेरी गुड स्टूडेंट, 7 इज ए ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर, है ना। अभी सवाल बहुत ही आसान हो गया, राइट। बहुत ही आसान हो गया है ना। कुछ लोग कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि ये दो सप्लीमेंट्री की बात की जाती है ना, तो 7 और 2 9 बोल देते हैं अगर 9 ऑप्शन होता तो। बट नहीं स्टूडेंट्स, वो दोनों को फंडामेंटल नहीं बोलते, वो फंडामेंटल के साथ जोड़ते हैं उनको एज अ सप्लीमेंट्री। तो 7 ही फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री, ऐसे इनको अलग अलग गिनना चाहिए। टोटल 9 नहीं बोलना है एक साथ, 9 के 9 फंडामेंटल नहीं बोलना है। दैट इज थिंग। अच्छा, इस आंसर के पहले कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ टाइप करके भेजा। So then what about frequency? Frequency, it is 1 upon time. हाँ यार, वरुण गोडसे का सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा। इसको हम डाउट सेशन में लेंगे। उसका है आदित्य शेड़के। वरुण वरुण गोडसे का सवाल जिन्होंने नहीं पढ़ा था, मैं बता रहा हूँ। उस वो पूछना चाह रहा है कि सर फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम, फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम होता है। तो 1 अपॉन टाइम होता है, तो इसमें तो कुछ और लेंथ मास वगैरह तो कुछ नहीं है, सिर्फ टाइम है। तो एक से ज्यादा फंडामेंटल का यूज नहीं हुआ है, एक ही फंडामेंटल है, उसका रेसिप्रोकल कर दिया है। तो फिर भी फ्रीक्वेंसी तो फंडामेंटल नहीं बोली जाएगी, डिराइव्ड बोली जाएगी ना। ये उसका सवाल है। तो फिर डेफिनेशन हमारी परफेक्ट है कि फिर क्या प्रॉब्लम हो गया, ये उसका सवाल है। वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन। उसके अदरवाइज जो क्वेश्चन पूछा गया है, आदित्य शर के बेटा दोनों चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ई डॉट जी डॉट भी चलेगा, ई एक्स भी चलेगा, उसमें कोई रूल नहीं है। ये सुपर क्वेश्चन है। इसका पोल मैं आपको पूरा 1 मिनट टाइम दूंगा। घाई नहीं करना, यू हैव फुल 60 सेकेंड्स टाइम। अनुषा, यू शुड बी एबल टू सी द स्क्रीन। एक बार रिफ्रेश कर। सभी को स्क्रीन दिख रही है ना? स्क्रीन दिख रही है स्टूडेंट्स? कैन यू सी द स्क्रीन? यस, विजिबल है। विजिबल है तो अनुष्का प्लीज रिफ्रेश। ओके, आप लोगों के 60 सेकेंड, 1 मिनट टाइम स्टार्ट्स नाउ। बी वेरी केयरफुल, घाई नहीं करना है। हम्म? ध्यान से सोचो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो, अभी तक मेजॉरिटी विनिंग है, बहुत अच्छा है। मेजॉरिटी का आंसर करेक्ट है, आई एम हैप्पी। लेकिन इस बार देखना, चारों ऑप्शन टिक किए गए बच्चे स्टूडेंट से। आपके पास पोल का रिजल्ट आएगा टाइम खत्म होते ही। क्वेश्चन टफ था, अच्छा था, ये आपको रिजल्ट पर से पता चल रहा है पोल के। तो मेजॉरिटी इज करेक्ट, फैंटास्टिक। लेकिन देखो, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन भी टिक किया गया है ना। 13 स्टूडेंट्स ने सेकंड ऑप्शन, चार चार स्टूडेंट्स ने थर्ड फोर्थ ऑप्शन टिक किया। मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे।
देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन क्यों क्यों कंफ्यूजन हुआ होगा स्टूडेंट्स. ओके, लेट मी जस्ट ब्रिंग द पेन टैब सो दैट आई कैन एक्सप्लेन ऑन द व्हाइट स्क्रीन. पहले यहाँ इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं. इन्होंने तो इतना ही दिया है पहले, और उसके बाद एक्सेलरेशन ऐसे आया. बहुत अच्छा, ये अंडरस्टैंडेबल है. तो मुझे पेन टैब, मुझे व्हाइट बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये समझ में आ रहा है. आई थिंक इट्स इनफ एक्सप्लेनेशन. अच्छा दिया है, ओवरऑल इनफ एक्सप्लेनेशन हो गया स्टूडेंट्स. ये समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यस, एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम. उसको रुके क्यों नहीं हम, वहां तक क्यों नहीं रुके? व्हाई डिडंट वी स्टॉप एट दैट पॉइंट? क्योंकि वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं है. सवाल पूछा गया कि कितने फंडामेंटल पे डिपेंड करता है, कितने फंडामेंटल पे डिपेंड करता है. कैन वी राइट दिस क्वेश्चन इन आवर नोट्स? बिल्कुल स्टूडेंट्स, बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिखो. मैं वेट कर रहा हूँ 1 मिनट. आप ये क्वेश्चन और उसका यही सॉल्यूशन लिख सकते हो. मैं समझा भी दे रहा हूँ. हाँ, पहले समझ, जिनको समझ गया लिख लीजिए, नहीं समझा पहले सुन लीजिए. ठीक है, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम है, लेकिन वेलोसिटी खुद फंडामेंटल नहीं होने से उसको भी हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो फिर फाइनली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर आ रहा है. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर आ रहा है, राइट? अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन क्या हुआ कि सर डिस्प्लेसमेंट एक बार है और नीचे टाइम 2 बार है, एक और दो हुआ 3. इसलिए शायद कुछ लोगों ने सेकेंड ऑप्शन टिक किया. लेकिन स्टूडेंट्स, टाइम को रिपीट काउंट क्यों करेंगे? एक बार टाइम को आपने काउंट किया, भले टाइम का स्क्वायर आए, टाइम का क्यूब आए, टाइम रेज टू 4 आए, आपको बार बार नहीं काउंट करना है ना? आपको ये नहीं पूछा है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज की कितनी पावर आ रही है, टोटल टोटल कितनी पावर आ रही है ना, कितनी बार वो आ रहा है, ये नहीं पूछा है. कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, ये पूछा है. तो इफेक्टिवली आंसर इज ओनली लेंथ एंड टाइम. दैट्स इट. इट इज डिपेंडिंग ओनली ऑन लेंथ एंड टाइम. फैंटास्टिक, फैंटास्टिक. चैट बॉक्स इज गेटिंग इंटरेस्टिंग. फ्रीक्वेंसी जैसे ही एरिया भी सिर्फ लेंथ इनटू लेंथ से आता है. ये भी सवाल वहां पे है, बट एरिया डिराइव्ड है, फ्रीक्वेंसी भी डिराइव्ड है. बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं है उसमें. तो वो डेफिनेशन का कंफ्यूजन डाउट सेशन में आएगा कुछ देर में. यू मेकिंग द थिंग्स वेरी इंटरेस्टिंग. फैंटास्टिक. चलो, इस क्वेश्चन में आप किसी को डाउट है? मुझे ये नहीं समझ आया लेकिन कि सी और डी ऑप्शन क्यों स्टूडेंट्स ने टिक किया था बच्चों. आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग. कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा कि आपने सी क्यों लिखा था? सी लिखने वाले स्टूडेंट्स में से कई बार ऐसा पूछते हैं तो वॉलंटरली स्टूडेंट्स बताते नहीं है, शर्माते हैं. लेकिन अच्छा, स्टूडेंट्स ने शर्माना नहीं चाहिए ऐसे बारे में. कैसे 5 सोचा था किसी ने? कोई बताएगा? अगर गलती से सी टाइप कर दिया किसी ने तो अलग बात है, बट अगर कुछ सोच के 5 लिखा था तो आप समझाना चाहोगे कि आपने क्या सोचा था, ताकि हम कैसे गलत सोच सकते हैं ये हमें पता चल जाएगा, तो सीख मिलेगी उससे कुछ. तो अगर कोई है वॉलंटरली टाइप करना चाहता है तो बताइए. डी ऑप्शन क्यों लिखा होगा किसी ने, ये तो मैं थोड़ा सोच सकता हूँ. किसी ने सोचा कि सर एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी पर से आता है, तो वेलोसिटी तो फंडामेंटल नहीं है, तो मैंने लिखा 0. ऐसा किसी ने सोचा होगा, है ना? या वन ऑप्शन होता तो कोई वन भी टिक करता था, है ना? बट ऐसा नहीं सोचना है स्टूडेंट्स. वेलोसिटी भले डिराइव्ड है, लेकिन वो खुद फंडामेंटल से बनी है ना, तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली फाइनली तो सब कुछ फंडामेंटल से ही बनना है, राइट? तो आपको देखना है कि कितने फंडामेंटल से बना हुआ है. यस, 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 यस. लेटेस्ट कमेंट जो है वो बिल्कुल सही है. तो आप सस्पेंस ब्रेक कर दे रहे हो जो 1 घंटे बाद मुझे बताना था. ट्रू. यस, दैट्स राइट. दैट्स परफेक्ट. फिफ्थ क्वेश्चन.
इसको मैं आपको देना चाहूंगा आधा मिनट, हाफ मिनट फॉर दिस फिफ्थ क्वेश्चन. योर टाइम ऑफ 30 seconds starts now. बिग कंफ्यूजन देखो, ए बी ऑप्शंस में अच्छा खासा कंफ्यूजन हुआ हुआ है. कुछ ही लोगों ने डी टाइप किया, बट ए और बी में अच्छा खासा कंफ्यूजन है. बी मेजॉरिटी है, लेकिन ए किसी ने टिक किया. देखो स्टार्ट में सिद्धिराज, स्वयं, ये लोग अर्लीस्ट थे ए टाइप करने वाले, तो उन्होंने जल्दी आंसर टाइप किया है, लेकिन ए टाइप किया है. माइनॉरिटी है, थोड़ा कम है. ओके, दैट्स अ नाइस कंफ्यूजन स्टूडेंट्स, नाइस कंफ्यूजन. चार्ज कैसे है, फंडामेंटल है कि डिराइव्ड है? चलो, आई एम हैप्पी कि मेजॉरिटी का आंसर ही सही है. फंडामेंटल आपको लग रहा है अरे चार्ज कितनी बेसिक चीज है. यस, इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक थिंग्स, नो डाउट अबाउट इट. लेकिन कल के आपने लिस्ट में चार्ज कहा था स्टूडेंट्स? 7 फंडामेंटल में हमने करंट चूज किया था, इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट वाज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, नॉट चार्ज. ओके, यस. तो चार्ज बन जाएगा करंट इनटू टाइम करके. ठीक है, चार्ज बन जाए, क्योंकि करंट इज चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम. तो यही सॉल्यूशन है. ये भी सवाल जिनको लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है, लिख सकते हैं. तो देखो, दो फंडामेंटल से बना है चार्ज, तो वो चार्ज खुद फंडामेंटल नहीं है, चार्ज हो जाएगा डिराइव्ड. अभिषेक का सवाल भी बहुत प्यारा है. सर करंट तो चार्ज पे डिपेंड हो गया ना करंट की डेफिनेशन में. अभिषेक, अगर ये फॉर्मूला देखते हैं तो ऐसा लगता है कि करंट डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड टाइम. इन अ सेंस यस, इट डिपेंड्स. लेकिन हमने कल फंडामेंटल जो डेफिनेशन देखी, उसमें करंट में 1 एम्पियर की जो डेफिनेशन हमने ली है, वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करती. तो दैट वे करंट ज्यादा फंडामेंटल एक्सेप्ट किया गया है, और चार्ज ये उस पर डिपेंड करता है, ऐसा माना गया. कल हमने सातों जो डेफिनेशन डिस्कस करी, उसमें करंट की फंडामेंटल डेफिनेशन थी, वो कहाँ चार्ज पे डिपेंड कर रही थी. जो सभी फंडामेंटल की डेफिनेशन है, ये कोई ना कोई कांस्टेंट्स पे डिपेंड कर सकती है. जैसे करंट की डेफिनेशन वो कल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रही थी, लेकिन आप डेफिनेशन ध्यान से देखोगे तो वहां पे चार्ज वर्ड भी नहीं है. करंट की डेफिनेशन आप एग्जैक्टली देखोगे तो वहां पे ऐसे चार्ज पर यूनिट टाइम ऐसा नहीं है वहां पे यूज किया गया. एक बार आते हैं, मैं आपको डिस्प्ले करता हूँ कंफ्यूजन दूर करने के लिए. ये बोर्ड पर का लिख दीजिए पहले, क्वेश्चन लिख दीजिए, क्वेश्चन सॉल्यूशन बिल्कुल सही है. अभिषेक का कंफ्यूजन यही दूर कर लेते हैं अपन. Okay, done. Good. Here we were students yesterday. एम्पियर की डेफिनेशन ध्यान से पढ़ो स्टूडेंट्स.
the ampere, that is symbol A, is the SI unit of electric current. It is defined by taking a fixed numerical value of an elementary charge when expressed in the unit coulomb, which is equal to ampere into second, where second is defined in terms of delta nu of cesium. यहाँ पे स्पीकिंग एग्जैक्टली चार्ज वर्ड आपको एज इट इज तो दिख रहा है डेफिनेशन में, लेकिन जो वैल्यू ली गई है वो कांस्टेंट है, फिक्स्ड न्यूमेरिकल कांस्टेंट। देखो स्टूडेंट्स, ऐसे बोलेंगे ना, ऐसे बोलेंगे तो देखो, अगर आपके लॉजिक से जाएंगे कि सर ये चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, फिर तो सब कुछ किसी ना किसी पे डिपेंड कर रहा है। आप बोलोगे सर तो केजी की डेफिनेशन तो प्लैंक कांस्टेंट पे डिपेंड कर रही है, बोल दोगे आप बोलोगे सर मीटर की डेफिनेशन तो स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड कर रही है, तो मीटर भी स्पीड पे डिपेंड करता है क्या, है ना? तो ऐसे देखेंगे तो पूरी दुनिया इंटर रिलेटेड है, पूरी दुनिया इंटर रिलेटेड है। तो सवाल तो जैसे आपने सुना होगा ना ये फेमस सवाल कि मुर्गा पहले आया कि अंडा पहले, आई मीन मुर्गी पहले कि अंडा पहले, राइट? यस, यू हैव हर्ड दिस क्वेश्चन, है ना? अंडा कौन देता है? मुर्गी देती है, लेकिन मुर्गी किस में से आती है? अंडे में से आती है। तो सबसे पहले कौन आया? नहीं नहीं नहीं, इसका पोल नहीं लेना है। इसका पोल नहीं लेना है, इसका पोल नहीं लेना है। तो अगर अगर इस डिस्कशन पे हम बढ़ते हैं, तो एक तो अगर आप भगवान में, गॉड में, जिसी भी तरीके से मानने वाले हो, तो आप बोलोगे गॉड केम फर्स्ट, एंड गॉड कैन क्रिएट एनीथिंग। गॉड कैन क्रिएट अंडा फर्स्ट, और गॉड कैन क्रिएट मुर्गी फर्स्ट, और गॉड कैन क्रिएट बोथ साइमल्टेनियसली, सो एनीथिंग इज पॉसिबल। एंड अगर आप गॉड में बिलीव नहीं करते हो, आप एथीस्टिक साइंटिस्ट हो, तो आप बोलेंगे कि यूनिवर्स क्रिएट हुआ, बिग बैंग थ्योरी हुई, बिग बैंग थ्योरी में जो भी आया होगा पहले, हमें क्या पता और क्या जरूरत उसकी, कुछ भी हो सकता है, डोंट नो बोल देंगे। तो ऐसी बात है स्टूडेंट्स। तो वैसे देखेंगे ना तो हर चीज इंटररिलेटेड, इंटररिलेटेड, तो ये कहां से आया, ये कहां से आया, ये कहां से आया, ये उस पर से आया, वो उस पर से आया, वो उस पर से आया, ऐसे ऐसे रूट जाएंगे तो जाके आप गॉड पे पहुंचेंगे, जहां से सब कुछ शुरू हो, या तो यूनिवर्स के क्रिएशन पे पहुंचेंगे, द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, द स्टार्ट ऑफ द यूनिवर्स पे पहुंच जाएंगे। तो सब कुछ तो एक कनेक्टेड ही होने वाला है, एवरीथिंग हैज टू बी कनेक्टेड टू ईच अदर। तो इन दैट सेंस तो हम किसी को फंडामेंटल ले ही नहीं सकेंगे, सब कुछ एक दूसरे पे डिपेंड करता है। लेकिन कुछ तो चीजों को फंडामेंटल हमें मानना पड़ेगा। तो ये 7 चीजों को फंडामेंटल माना गया है, ये 7 सेट ऑफ जो फिजिकल क्वांटिटीज है, इनको फंडामेंटल माना गया है, और उनके यूनिट की डेफिनेशन ये फिजिकल कांस्टेंट्स के टर्म्स में बताई गई है। बाद में जो भी क्वांटिटीज इन सातों से बनी है, उनको डिराइव्ड बोला गया। दैट्स इट। तो वैसे तो इट्स राइट कि आप देख रहे हो इसके हर एक की डेफिनेशन में कोई ना कोई कांस्टेंट का यूज किया गया है। तो दैट वे एम्पियर तो चार्ज पे डिपेंड करता है, चार्ज भी, आई मीन करंट चार्ज पे डिपेंड करता है, चार्ज भी करंट पे डिपेंड करता है। तो वैसे एम्पियर भी कूलम पे डिपेंड करता है, कूलम भी एम्पियर पे वैसे तो डिपेंड करता है, रियल लाइफ में ये डिपेंड करता है। लेकिन एक बार फंडामेंटल में हमने एम्पियर ले लिया है, तो उसके बाद चार्ज को डिराइव्ड माना जाएगा, चार्ज को फंडामेंटल नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर, लिसन टू माई दिस लास्ट स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, अगर साइंटिस्ट लोग 1889 की कॉन्फ्रेंस में एसआई सिस्टम बनाते समय की कॉन्फ्रेंस में अगर इस साथ में लेंथ, मास, टाइम के बाद में चौथी क्वांटिटी अगर चार्ज लेते थे, पांचवी क्वांटिटी टेम्परेचर, छठी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सातवीं लुमिनस इंटेंसिटी,
ऐसी लेते थे। चौथी क्वांटिटी, अगर चार्ज लेते थे तो कुछ गलत नहीं होता था। अगर वैसे ऐसा सिस्टम डिफाइन की जाती थी तो चार्ज फंडामेंटल माना जाता था और फिर करंट डिराइव्ड माना जाता था। इज इट ओके? वो भी गलत नहीं होता था, वो भी गलत नहीं होता था। समझ रहे हो? यस। तो आपको हर चीज से रिलेटेड एक क्वांटिटी कोई तो भी फंडामेंटल डिफाइन करनी पड़ेगी। जैसे हीट का चैप्टर है, तो हीट के चैप्टर में भी टेम्परेचर को फंडामेंटल डिफाइन कर दिया, तो आप उससे बाकी क्वांटिटीज डिराइव कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि वही एक चॉइस थी साइंटिस्ट के पास, साइंटिस्ट लोगों के पास उससे ज्यादा अलग अलग भी चॉइसेस थी, लेकिन फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड वहां पे जो भी सब लोगों का डिस्कशन हुआ उसके हिसाब से कोई तो भी एक को फंडामेंटल माना गया। यूनिवर्सल एक फिक्स्ड होना चाहिए ना, नहीं तो एक कंट्री में कोई अलग फंडामेंटल बोलेगा, दूसरे कंट्री में कोई अलग फंडामेंटल बोलेगा, तो सही नहीं होगा ना, कंफ्यूजन हो जाएगा साइंटिस्ट कम्युनिटी में। तो पूरे दुनिया में एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, इसके लिए कुछ तो डिसाइड करना है, तो ये 7 को चुना गया है। रजिया, आप आगे के सवाल पूछ रहे हो, आगे के सवाल पूछ रहे हो आप। रजिया, एमएलटी सही है, ए के भी करते हैं कुछ बुक्स में, ए के बदले आई भी डिनोट करते हैं, के बदले थीटा भी डिनोट करते हैं, अगर वो आपका सवाल है मैंने सही समझा तो। वेरी गुड प्रथमेश मद ने, आई एक्सेप्ट कंप्लीटली। प्रथमेश ने बोला कि सर अगर एरिया फंडामेंटल ले लेते हैं, अब इट डजंट मेक सेंस मच, बट यस, अगर एरिया फंडामेंटल क्वांटिटी ले लेते थे तो लेंथ को फंडामेंटल नहीं ले सकते, फिर लेंथ डिराइव हो जाती थी। बिल्कुल सही, लेंथ उसका स्क्वायर रूट बन के आती थी तो फिर वो डिराइव हो जाती थी। अच्छा, अगर वॉल्यूम को फंडामेंटल लेते थे तो फिर लेंथ भी डिराइव हो जाता था, एरिया भी डिराइव हो जाता था, वॉल्यूम फंडामेंटल होता था। समझ रहे हो? राइट, वेरी गुड, यस, फैंटास्टिक। चलो आते हैं वापस प्रेजेंटेशन पे एंड लेट अस कंटिन्यू इट। यस, चलो, तो चार्ज हो गया डिराइव्ड, ये आप लोग लिख चुके हो। अब आते हैं यूनिट्स पे स्टूडेंट्स। राज खेड़कर, डज इट डिपेंड ऑन आवर अजम्पशंस? काइंड ऑफ यस। अजम्पशन वर्ड बोलने से मैं थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट यूज करूंगा, चॉइस, डिपेंड्स ऑन चॉइस। हमारे पास चॉइस थी, ठीक है, इट वॉज नॉट अजम्पशन एग्जैक्ट, हाँ, तो उस चॉइस के हिसाब से हमने जो चॉइस कर लिया वो हमने अज्यूम कर लिया, सब बोल सकते हैं, तो इट वॉज अवर चॉइस। और अवर चॉइस से भी ज्यादा लेट अस से साइंटिस्ट लोगों की चॉइस, किसी तो ह्यूमन बींग्स की चॉइस, तो साइंटिस्ट लोगों के ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट की चॉइस थी, तो उस पर डिपेंड करता है। हाँ, अगर वो चॉइस उनकी अलग होती थी तो फिर आज अपने बुक्स में कुछ अलग हम फंडामेंटल मानते थे और अलग डिराइव होता था फिर। बिल्कुल सही। सप्लिमेंटरी क्वांटिटीची अशी प्रॉपर कुठे डेफिनेशन तुम्हाला विचारणार नाही, नॉर ती स्टेट केलेली असेल। सप्लिमेंटरी शब्द तुम्हाला समजायचा आहे, सप्लिमेंटरीचा अर्थ कळतं ना, पुरवणी, मीन्स इट्स थोड़ा एक्स्ट्रा जोड़ दिया, समथिंग लाइक अपेंडिक्स। अपेंडिक्स मतलब जो क्या मेन चैप्टर नहीं होता है, या इंडेक्स वगैरह ये चीज मेन चैप्टर नहीं होती है, बुक में का मेन चैप्टर नहीं होती, लेकिन बुक में साथ होती है वो चीजें। जैसे बुक में फ्रंट कवर भी होता है, लास्ट कवर भी होता है, इंडेक्स भी होती है, अपेंडिक्स भी होती है, ये सब चीजें होती है ना, फॉरवर्ड भी होती है, कहीं कहीं पे जनगण मन भी होता है, प्रीएम्बल होता है, ऐसी कई चीजें होती है, फॉरवर्ड है ना, ऑथर की नोट होती है शुरू में। तो ये सब चीजें आर नॉट द मेन कंटेंट ऑफ द बुक, मेन कंटेंट ऑफ द बुक तो चैप्टर्स होंगे, लेकिन ये चीजें उसके साथ सप्लीमेंट्री होती है, ये चीजें साथ साथ जोड़ी जाती है, तो सप्लीमेंट्री इज लाइक दैट। ओके, सप्लीमेंट्री इज लाइक कि जिनको फंडामेंटल के साथ ही यूज किया जाता है और उनसे भी चीजें डिराइव की जाएगी बाद में, डिराइव में वो भी यूज हो सकता है, लेकिन इनको सातों को बेसिक में नहीं है, बेसिक के साथ जोड़ी गई है, ऐसा।
तो मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, ऐसे आप इंग्लिश डेफिनेशन कहीं पे एग्जैक्टली आई डोंट थिंक कोई उसको फेमसली ऐसे बताएगा। यस एग्जैक्टली, इट इज नाइदर फंडामेंटल नॉर लाइक डिराइव्ड। दो ही एग्जांपल है बेटा, दो ही एग्जांपल है कल्पेश, दो ही कल जो एग्जांपल देखे हमने वही दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, दैट्स इट। यस यस, नुपुर नहीं, नुपुर नहीं, नुपुर ने जवाब दिया यूनिट का, सवाल था क्वांटिटी का, उसने सवाल पूछा था सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो बच्चों ये कंफ्यूजन बार बार मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं करो आप कंफ्यूजन, क्वांटिटी और यूनिट अलग चीजें हैं। प्लेन एंगल सॉलिड एंगल ये क्वांटिटीज है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, रेडियन स्टेरेडियन उनके यूनिट्स है। श्रेयस श्रेयस एग्जैक्टली एग्जैक्टली, Shreyas ka comment is very interesting, but I don't think that is can be called as a definition. That's a right comment about it. ये दो quantities के बारे में वो सही property सही comment है, but I don't think that will be called as a definition. ठीक है, चलो units, units पे आते हैं students। फिजिकल क्वांटिटी मतलब मेजरेबल होती है, ये हमने देख लिया। अब मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी को दो चीजें होती है स्टूडेंट्स, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होता है और एक यूनिट होता है। मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, जैसे कि हमने बोला था 55 केजी, तो 55 में 55 ये नंबर हो गया, मतलब इन वन सेंस आप उसको मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं। एंड केजी जो है वो यूनिट हो गया। ओके, तो मैग्नीट्यूड वर्ड या तो मैं एक नंबर, वैल्यू, नंबर ऐसा वर्ड वहां यूज करूंगा, तो एक नंबर है और एक यूनिट है ना। 55 केजी में 55 एक नंबर है, केजी एक यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने 25 किलोमीटर दिया, 25 किलोमीटर का में भी 25 एक नंबर है, किलोमीटर एक यूनिट है। तो 25 किलोमीटर का मतलब क्या है वो यहाँ पे समझाने वाले हैं। 25 किलोमीटर का मतलब समझाने वाले हैं 25 टाइम्स ऑफ 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर जितना भी रहेगा उसके 25 गुना आपको करना है। 1 किलोमीटर एक यूनिट है ना, किलोमीटर एक यूनिट है, तो उस यूनिट के 25 गुना करेंगे तो आपको 25 किलोमीटर मिल जाएगा। तो इसमें किलोमीटर यूनिट हो गया, 25 ये नंबर हो गया, राइट। यहाँ मैग्नीट्यूड वर्ड है, अगेन मैं उससे ज्यादा प्रेफर्ड यूज कर रहा हूँ नंबर या न्यूमेरिकल वैल्यू, ऐसे जो आपने टाइप किया है, निषाद ने टाइप किया है, बिल्कुल सही। तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है वहां पे और एक यूनिट है। ठीक है, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो यूनिट का मैग्निफिकेशन बताएगी, लिखना नहीं है स्टूडेंट्स अभी आपको। ये लिखना है, उस दिन मैंने आपको लिखने को नहीं बोला था, आज लिखना है। यूनिट हेडिंग में सबसे पहले यूनिट की डेफिनेशन लिखोगे, इसमें अंडरलाइन करना है रेफरेंस स्टैंडर्ड। रेफरेंस स्टैंडर्ड ये वर्ड को अंडरलाइन करना है इस डेफिनेशन में, डेफिनेशन लिख लीजिए। हाँ साक्षी बोलो।
डाउट्स लेने का टाइम हो गया ऐसे बोल रहे हो? हाँ, एक आध और 5 मिनट हम इसको डिले कर सकते हैं, बिकॉज यूनिट जस्ट स्टार्ट हुआ है ना, थोड़ा और कुछ लिखेंगे तो समझ आएगा। अच्छा, आर्बिट्ररीली चोजन, इसमें आर्बिट्ररीली चोजन का मतलब है, आर्बिट्ररी शब्दाचा अर्थ आहे इंग्लिश में उसको बोलेंगे रॅन्डमली। आता मराठीत त्याला काय म्हणणार, आय एम नॉट गेटिंग द एक्झॅक्ट वर्ड टू एक्सप्लेन इट। रॅन्डमली म्हणजे रॅन्डमली म्हणजे कळतं ना सगळ्यांना? आर्बिट्ररी म्हणजे रॅन्डमली, एक मिनिट हा, मैं मराठी शब्द मी शोधून सांगतो। हाँ, ये हिंदी वर्ड इसमें बहुत अच्छा है, मनमानी करना। आर्बिट्ररी मतलब मनमानी से, रैंडमली मतलब अपनी मनमानी, अपनी मतलब यहाँ पे साइंटिस्ट लोगों की मनमानी है ना, साइंटिस्ट लोगों की मनमानी, ये अपनी मनमानी से, उनकी मनमानी थे, ले लिया उन्होंने, चलो मीटर ले लिया, मीटर को कैसे डिफाइन करना है ऐसे ले लिया। अच्छा देखो ना, इसके पहले भी मनमानी ही थी। आपको पता है ब्रिटिश में फुट 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 सिस्टम, फुट यूज करते थे लेंथ के लिए। तो आपको पता है उसकी हिस्ट्री, वेरी फनी हिस्ट्री। अभी आपको पता है क्वीन एलिजाबेथ क्वीन ऑफ इंग्लैंड है, वैसे ही वहां पे यूनाइटेड किंगडम में, यूरोप में यूनाइटेड किंगडम में किंगडम हुआ करता है, किंगडम में किंग एंड क्वीन हुआ करता है। तो वो किंग जब चलता था, तो किंग के दो पैरों के बीच में का जो डिस्टेंस है चलते समय, दो है ना फीट के बीच में का जो डिस्टेंस है चलते समय, उसको 1 फूट बोला गया था। म्हणजे त्यांनी जर 1 पाऊल चालला तर जितकं डिस्टन्स आहे त्याला म्हटलं होतं 1 फूट। तो ये तो ज्यादा ही मनमानी हो गई ना उसने। अब और ये तो इतनी अजीब मनमानी हो गई कि एक किंग कुछ अलग पाउल चलेगा तो दूसरा किंग बाद में आएगा तो कुछ अलग ही पाउल चलेगा ना। दूसरे कंट्री का कोई प्राइम मिनिस्टर होगा तो और भी अलग पाउल चलेगा, मैं और आप हम अलग अलग पाउल चलेंगे। तो क्या फुट की डेफिनेशन अपने अपने पैर के हिसाब से चेंज करेंगे? तो फिर तो कंफ्यूजन हो जाएगा दुनिया में ना। तो तो आ, वो इतना ज्यादा यूनिवर्सल नहीं था, स्टैंडर्डाइजेबल नहीं था। ठीक है, तो अब हमने जो 1 मीटर की डेफिनेशन देखी है मान लो, तो वो उससे ज्यादा बेटर स्टैंडर्ड है, ज्यादा बेटर स्टैंडर्ड है, वो जल्दी चेंज नहीं होता। लेकिन है वो भी रैंडमली चोजन ना, साइंटिस्ट लोगों के मन में आया, किसी के मन में आया तो ये चूज किया गया। ओके, सो इट्स अ ह्यूमन चॉइस, इट्स इंसानों के मनमानी से एक चॉइस ली गई है, वो ये चीज बता रहा है। चोजन है ना, तो चॉइस है, आर्बिट्री का मतलब मनमानी से सिलेक्ट किया गया है, अपनी मनमानी से, साइंटिस्ट लोगों की मनमानी से, दैट इज अ मीनिंग। अंडरलाइन कशाला करायचं आहे? अंडरलाइन करायचं बेटा रेफरन्स स्टँडर्डला, रेफरन्स स्टँडर्ड या शब्दाला अंडरलाइन करायचं आहे। आणि एक्सप्लेनेशन काय आहे याचं? एक्सप्लेनेशन कोणाला हवं आहे तर काय आहे? हेच जे याच्या मागे दिलं होतं। सपोज 25 किलोमीटर आहे, किंवा मी केजीचं एक्झाम्पल घेतोय, 55 kg माझं मास आहे, तर 1 kg हे एक युनिट आहे। युनिटचा अर्थ काय? एक स्टँडर्ड आहे ना, एक स्टँडर्ड घेतलं, त्या स्टँडर्डशी बाकी गोष्टी कम्पेअर होते। स्टँडर्ड कसा आहे? बेसिक आहे, आर्बिट्ररीली चोजन म्हणजे कोणीतरी आपल्या मनाने, सायंटिस्ट लोकांच्या कम्युनिटी मनाने चूज करून डिसाइड केलेलं आहे। पण त्यांनी जे डिसाइड केलेलं आहे, उनकी मनमानी से जो डिसाइड किया गया है, वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। अब बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों ने डिसाइड कर लिया तो बाकी पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया, है ना। तो ऐसे स्टैंडर्ड को यूनिट बोलते हैं। तो रेफरेंस और स्टैंडर्ड, ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड है इसीलिए सब लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और रेफरेंस मतलब है उससे कंपेयर करके आप बाकी चीजें कर सकेंगे। कंपैरिजन वर्ड भी है, देखो डेफिनेशन, कंपैरिजन कर सकेंगे ना, मतलब मैं 1 kg से अगर कुछ चीज बड़ी है ना, 1 kg से कुछ चीज डबल है तो मैं उसको 2 kg बोल सकता हूँ। कोई 1 kg से आधी है तो मैं उसको ½ kg बोल दूंगा।
1 केजी से कुछ 10 गुना है तो मैं 10 केजी बोल दूंगा। अगर मैं घर के लिए आटा ला रहा हूं, आटे का पैक रेडीमेड मिल रहा है, अजिंक्य बाजार में मिल रहा है, 5 केजी का आटे का पैकेट मिल रहा है, तो 5 केजी कैसा है, 1 केजी स्टैंडर्ड है, उसके 5 गुना है। तो 5 केजी मैंने कैसे निकाला, 1 केजी से कंपेयर करके निकाला। तो 1 केजी स्टैंडर्ड है, उससे उसको रेफरेंस लेके, उसको मान के, उसको स्टैंडर्ड मान के, उससे 5 गुना है तो कंपेयर किया है। तो जिस चीज को स्टैंडर्ड मान के उसको कंपेयर करके आप बाकी चीजें मेजर कर रहे हो, उस स्टैंडर्ड को बोलते हैं यूनिट। तो 1 केजी हो गया यूनिट। ओके, ठीक है बेटा, यही इसका अंडरस्टैंडिंग है। ओके, अब आगे का ये लिखने का जरूरत नहीं है। फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट को फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट को डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे। इसमें कोई तो मतलब इट्स टू सिंपल है ना, इसमें कुछ लिखने लायक नहीं है, ऑब्वियस बात है ना। फंडामेंटल वाले को फंडामेंटल बोलेंगे, डिराइव्ड वाले को डिराइव्ड बोलेंगे। हाँ, ये पहले देखो कुछ हैंड का, इजिप्शियन किसी का हैंड, ये भी कोई बोल रहा था, तो पहले हाथ से अगर मेजर करते हैं, है ना, तो लेकिन सबके हाथ अलग अलग साइज के होंगे, तो ये तो स्टैंडर्ड नहीं हो जाएगा। शॉर्ट पर्सन अगर वॉक करेगा तो है ना, फुट के बारे में भी देखो, फुट के बारे में भी है, शॉर्ट पर्सन, लॉंग पर्सन। शॉर्ट पर्सनचं पाऊल छोटं असणार आहे, लॉंग पर्सनचं पाऊल मोठं असणार आहे, तर लेंथ साठी हे पण वापरणं बरोबर नाही होणार, राइट। ये पहले था, ये 1 लीग करके बहुत पुराने जमाने में ऐसा डिस्टेंस कवर्ड था, 1 घंटे में जितना वॉक करेंगे उसको 1 लीग बोला जाता था। तो वो भी इतना अच्छा स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, आज उसको नहीं मानते हैं। तो यूनिट में कुछ तो स्टैंडर्डाइजेशन होने चाहिए, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट होनी चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ यूनिट होनी चाहिए, ये भी कर लेते स्टूडेंट्स अपन, एक और 5 मिनट लगेंगे मे बी, बट कर लेते हैं, फिर आपके डाउट्स पे आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ यूनिट पे आते हैं। एचसी वर्मा में मैंने आपको पढ़ने का जो परसों होमवर्क दिया था, उसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स दी है, किसी को याद है तो टाइप कीजिए। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें थी, आज मैं 5 कैरेक्टरिस्टिक आपको यहां बताने वाला हूं। ओके, एक चीज वरुण ने टाइप करी है, सुष्मिता ने भी टाइप करी है, यस, सुष्मिता ने वरुण ने जो टाइप किया, दोनों मिला के आंसर हो गया, करेक्ट। ये 2 चीजें, इनवेरिएबिलिटी और अवेलेबिलिटी, ये एचसी वर्मा बुक में दिया हुआ था, ये 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट है लिखी हुई, हम समझते हैं, आप लोग लिख भी लोगे, पहले समझ लीजिए स्टूडेंट्स, फिर हम एक साथ लिस्ट लिख लेंगे। पहला वो बोल रहे, देखो अगर हमारे पास सिर्फ 100 ग्राम और 200 ग्राम की वजन है, वजन होता था पुराने जमाने में, होता था, आज भी भाजी मार्केट में जाएंगे तो ऐसे वजन होते ना, अर्ध्या किलोचं असतं ना, लोखंडाचं वजन असतं, त्याला काट्यात ठेवतात, राईट। तर तसं ते म्हणतात आहे की जर फक्त 100 आणि 200 ग्रामचे असे छोटेसेच वजन जर आपल्याकडे असतील, तर मग हत्तीचं वजन नाही करता येणार कधी। हत्तीचं वजन करायला इतके 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 छोटे 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 खूप सारे माप लागतील, तर एकदम छोटं माप घेऊन नाही चालणार, राईट। एकदम फक्त छोटं माप घेऊन ना, छटाकभरचं किंवा 100 ग्रामचं माप घेऊन नाही चालणार, जर आपल्याला मोठं मेजरमेंट करायचं असेल तर। तर याच्यावरून म्हटलंय पहिलं कॅरेक्टरिस्टिक की सुटेबल साईज असायला पाहिजे आणि इझिली अवेलेबल पण असायला पाहिजे। इथे 2 गोष्टी पहिल्याच याच्यात त्यांनी मिक्स करून दिल्या, ठीक आहे। यात एचसीवर मध्ये अवेलेबिलिटी वर्ड होता, अलॉंग विथ दॅट यू कॅन से सुटेबल साईज, सुटेबिलिटी ऑफ साईज, त्याची साईज सुटेबल, सुटेबल म्हणजे सगळ्यांना कळतं ना, योग्य, योग्य त्याचं आकार पाहिजे। युनिट हे योग्य आकाराचं पाहिजे, योग्य आकाराचं पाहिजे। जस्ट फनीली एक्झाम्पल हे घ्या ना, 100 ग्राम तर ते म्हणतात आहे ना, समजा मला भाजी घ्यायला जायचं आहे, भाजी घ्यायला जायचं आहे, तर का तुम्हाला वाटते का की या मास्कनी मी वजन करू शकतो, है ना। मला अर्धा 1 किलो भाजी घ्यायची असेल तर असे किती मास्क ठेवावे लागतील, किती सारे मास्क ठेवावे लागतील, तर इट इज सो फनी ना। तर याची साईज हे, याचा मास्क किती कमी आहे, तर दिस इज नॉट प्रॉपर, यांनी नाही मेजर करता येणार आपल्याला। हा दगड घेऊ शकतो आपण, ऍटलिस्ट दगड घेतले ना, थोडे भारी दगड घेतले तर दगडांनी आपण मोजू शकतो, राईट, लोखंडाच्या काट्यांनी आपण मोजू शकतो,
है ना, पण हलक्या कापडानी नाही मोजू शकणार आपण, किंवा कापूस आणि कॉटनचे नाही, है ना, कॉटननी किंवा पेपरनी नहीं मोजू शकणार आपण. तो वेट मेजर करने के लिए कोई अच्छी हैवी, थोड़ी सी हैवी चीज बराबर चाहिए होगी, तो ये एक चीज है, सुटेबल साइज एंड इजीली अवेलेबल. अब इन्होंने इसमें यही चीज रिपीट कर दी है, तो आई थिंक हमने इजीली अवेलेबल वाला आप हटा देना, आप इसको रिपीट मत लिखना, है ना, आप इसको रिपीट मत लिखना. इट इज इजीली अवेलेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल एट एनी प्लेस रिक्वायर्ड. रिप्रोड्यूसिबल मतलब वापस हमको बनाते आना चाहिए, है ना. जैसे कि यही वजन का काटा है, आधे किलो का ना लोखंड का होता है, तो अगर बारामती में भी यूज कर रहे हैं, बारामती में वो यूज कर रहे हैं, तो सातारा के लोगों को भी वैसा काटा बनाते आना चाहिए वजन का, है ना. सातारा में भी बनाते आना चाहिए, तो हर जगह पे फिर यूनिवर्स में हर जगह पे वो सेम चीज बनाते आनी चाहिए, ठीक है ना, बनाते आनी चाहिए, हर जगह पे बनाते आनी चाहिए. तो लोखंड तो हर जगह अवेलेबल होता है, सोना हर जगह नहीं होता है, तो आप ऑब्वियस, और सोना महंगा भी होता है ऑब्वियसली, तो सोने का नहीं बनाएंगे, सोने से नहीं बनाएंगे, सोना आप इजीली कहीं से भी नहीं लगे, लोखंड इज इजीली रिप्रोड्यूसिबल एट एनी प्लेस, ठीक है. तो ये एक मीनिंग है वहां पे. यस, रेप्लिकेबिलिटी, वेरी गुड. रिप्रोड्यूसिबल का यहाँ पे मतलब है रेप्लिकेबल है. तो सुटेबल होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, रेप्लिकेबल होना चाहिए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, है ना. यहाँ देखो एक फनी चीज है, जस्ट लुक एट द स्क्रीन. एक पर्सन बोल रहा है आई वांट 3 क्विंटल्स ऑफ शुगर. दूसरा पर्सन बोल रहा है क्विंटल क्या है, देखो आप में से भी कई लोगों को क्विंटल नहीं पता, पहले के जमाने में ज्यादा फेमस था क्विंटल. आणि अजून जर मराठी काही थोडी तुम्ही गावांमध्ये गेलात ना, छोट्या गावांमध्ये, तर एक शेर नावाचं युनिट असते. शेर मतलब टायगर नाही, हा, पावशेर द्या मला, है ना, शेर भर द्या, अर्धा शेर द्या, निम्मा शेर, है ना, किंवा 2 शेर द्या, राईट. तर असे काही युनिट्स असतात की जे ना काही ठिकाणी प्रचलित झालेले असतात, पण सगळीकडे युनिव्हर्सली ऍक्सेप्टेड नाहीये ते. यू कॅनॉट गो टू अमेरिका एंड से कि मला पावशेर द्या म्हणून, राइट. यू आर नॉट, पाव केजी बोल सकते हैं आप उसको, क्वार्टर केजी बोल सकते हैं आप उसको, है ना. तो किलोग्राम एक्सेप्टेड है ना. तो बट वहां पे ऐसी चीजें है, तो ऐसा होना चाहिए कि जो सामने वाले को समझ में आए, सबको समझ में आना चाहिए. हा, जर पाव किलोलाच आपण पावशेर म्हणत असू देन इट इज ओके, पण हे किलोग्रॅम स्टँडर्ड येण्याच्या पण आधी, जवळपास ब्रिटिश टाइम मध्ये म्हणताय, 100 150-200 वर्ष आधी आणि त्याच्याही थोडा आधी, सो दॅट टाइम शेर जे युनिट होतं, आणि अजून काहीतरी मेण नावाचं युनिट होतं, शेर, मेण, आणि अजून काहीतरी असे युनिट्स होते, ज्याला इतकं स्टँडर्डायझेशन नव्हतं आणि सगळीकडे ऍक्सेप्टन्स नव्हतं. त्याच्यानंतर किलोग्रामला ऍक्सेप्टन्स आला, तर मग लोकांनी त्या किलोग्रामला शेर म्हणायला सुरुवात केली, आणि मग पावशेरला पाव केजी आजकाल म्हणतात. अगदी करेक्ट आहे, दॅट्स ट्रू. यस, छटाक ऑल्सो. छटाक इज 50 ग्राम, वी नो नाउ, है ना. इसको इसको किलोग्राम से कन्वर्शन है, लेकिन यू कैन नॉट से छटाक इन अदर कंट्रीज. You can say kgs, you can say 50 grams, but you cannot say chatak in other countries, right? It's not just about the language. 50 ग्राम के लिए कोई वर्ड ही नहीं है इंग्लिश में, 50 ग्राम के लिए कोई अलग वर्ड नहीं है, हमारे साइड है छटाक वर्ड, ठीक है, बट 50 ग्राम के लिए बाकी जगह पे कोई वर्ड ही नहीं है, तो आप ऐसे छटाक नहीं बोल सकते. सो छटाक कैन नॉट बी अ यूनिट इन दैट केस, राइट. यस. चलो, हाँ, अगली चीज देखो, अगली चीज देखो. अगर कल किलोग्राम की वैल्यू 1000 ग्राम थी और आज किलोग्राम की वैल्यू 800 ग्राम हो जाएगी, तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना, है ना. कंफ्यूजन हो, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. कल 1000 ग्राम का था किलोग्राम और आज 800 ग्राम का है ना, तो गड़बड़ हो गई ना. तो फिजिकल क्वांटिटी शुड नॉट चेंज, इनवेरिएबल, बदलना नहीं चाहिए, बदलना नहीं चाहिए. इसका वही बेस्ट एग्जांपल फुट वाला ले लो आप, है ना. किंग किंग ने चलना है 1 पाउल, तो उसको 1 फुट बोलेंगे, है ना. अब हो सकता है किंग थोड़ा बूढ़ा हो गया तो स्लो चलने लग गया, तो उसके पाउल में का डिस्टेंस कम हो गया 2 पैरों में का, तो फुट की वैल्यू बदल जाएगी. तो समझ रहे हो ना, सो एज फनी एज दैट. तो चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसी चेंज होने वाली चीजों को हम नहीं डिफाइन करेंगे.
इसी में एक आंसर आता है कि प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर वाला, कल किसी ने सवाल पूछा था ग्रुप पे, मैंने पोस्ट करके बताया भी था उसको ऑडियो में कि ये पहले की डेफिनेशन थी, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर का ना, प्लैटिनम इरिडियम का इतना एक्सपांशन नहीं होता था टेम्परेचर से, हीट वगैरह से, तो वो 1 मीटर का डिस्टेंस बदलता नहीं था मैक्सिमली। लेकिन बाद में पाया गया, कई 50-100 साल में धीरे धीरे पाया गया कि पहले जो मानते थे कि चेंज नहीं होता है, वो परफेक्ट नहीं है, थोड़ा सा माइन्यूट चेंज उसमें भी होता है। इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने मीटर की डेफिनेशन बदल दी, जो ज्यादा एक्यूरेट है, जो चेंज नहीं होगी ऐसा माना गया, उसको ले लिया। ठीक है, तो ये पूरी हिस्ट्री है उसकी। एंड लास्टली, इट शुड नॉट बी पेरिशेबल, इट शुड नॉट बी पेरिशेबल। जैसे कि फिर से, अगर मुझे किलोग्राम डिफाइन करना है, किलोग्राम डिफाइन करना है ना, किलोग्राम डिफाइन करना है, तो मैं बोलूंगा कि मेरे घर में ना, मेरे घर में एक मेरे घर में एक वेसल है, एक वेसल है, एक एक पातेला है, एक बर्तन है मेरे घर पे, जिसके अंदर आप पूरा दूध भर दोगे ना, तो वो दूध होता है, मान लो 1.5-2 लीटर का दूध होता है कुछ, और उसका वजन होता है कुछ, तो वो जो वजन है उसको मैं केजी डिफाइन कर रहा हूँ, मान लो उस वजन को मैं केजी डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छा, अब जो मेरे घर का दूध है, वो तो दूध तो टिकेगा नहीं ना, दूध सालों साल टिकेगा क्या? दूध तो सालों साल नहीं टिकेगा, है ना। प्लैटिनम इरिडियम का जो सिलेंडर था वो तो टिकता था, है ना, सालों साल क्या, सदियों तक टिक रहा था वैसे वो। तो ऐसी चीज से डिफाइन करना है जो टिक सके, जो पेरिश ना हो जाए नेचुरली। नहीं तो यूनिटी आपका पेरिश हो गया तो फिर कंपेयर कैसे करेंगे, है ना, यूनिटी चेंज हो जाएगा तो कंपेयर नहीं कर। पेरिशेबल म्हणजे नाश होणे, नष्ट होणे, है ना, नष्ट होणे, त्याचा नाश होणे, दैट इज पेरिशेबल। डिस्ट्रक्टिबल, करेक्ट, नष्ट होणे, डिस्ट्रक्टिबल। तो यूनिट ये नॉन डिस्ट्रक्टिबल मतलब नॉन पेरिशेबल होना चाहिए। चलो स्टूडेंट्स, बस ये 5 चीजें लिख लो। मे बी आई थिंक आप 6 लिख पाओगे, 6 लिख पाएंगे आप, है ना। हम लोग साथ में लिखते हैं स्टूडेंट्स, और आज का थ्योरी रुकाते हैं, थोड़ा सा होमवर्क डिस्कशन कर जाएंगे। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, आप सबको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग साथ में मिल के लिख देंगे। यस यस, पीपीटी भी अब मैं भेज दूंगा बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, तो अब हम वो उसको भेज देंगे। ठीक है, हेडिंग क्या रहेगा स्टूडेंट्स? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। मेरे साथ लिखिए, अच्छे वर्ड्स में अपन लिखेंगे, जो मैं लिखूंगा वही लिखिए। आपको कोई और अच्छा वर्ड सोचता है तो आप वो भी लिख सकते हो उसके ब्रैकेट में, सिनोनिमस वर्ड, जैसे पेरिशेबल का डिस्ट्रक्टिबल बोला, बिल्कुल परफेक्ट सिनोनिम है, तो वो भी लिख सकते हैं। आई एम राइटिंग, आप मेरे साथ साथ लिखिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। तो मैं सुटेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, उसी के साथ जो रिप्रोड्यूसिबल था उसको रेप्लिकेबिलिटी बोल रहा हूं, रेप्लिकेबिलिटी। उसके बाद क्या था, याद आ रहा है स्टूडेंट्स? उसके बाद क्या था? एक्सेप्टेबिलिटी या यूनिवर्सैलिटी बोल सकते हैं, यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी बोलेंगे या यूनिवर्सल, यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी, ऐसा भी बोल सकते हैं। यूनिवर्सैलिटी बोलो या तो एक्सेप्टेबिलिटी, ऐसा भी बोल सकते हैं। इनवेरिएबिलिटी, इनवेरिएबिलिटी मतलब वेरी नहीं करना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, है ना।
मतलब कॉन्स्टेंसी बोल सकते हैं, कॉन्स्टेंसी, इट शुड बी कॉन्स्टेंट एंड नॉन पेरिशेबिलिटी, मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिबिलिटी। यस, ऐसे हमने 6 इसमें उसको डिवाइड कर दिया। वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड इन लोगों ने कहा कर दिया था, सुटेबल में नहीं, अवेलेबिलिटी में नहीं, वेल डिफाइंड भी एक अलग भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स, बिल्कुल 4th पॉइंट में लिखा था क्या, यूनिवर्सैलिटी, वेल डिफाइंड, इनवेरिएबिलिटी, वेल डिफाइंड को एक अलग पॉइंट भी लिख सकते हो, उन्होंने किसी के साथ मिक्स किया होगा। वेल डिफाइंड तो होना ही चाहिए ऑब्वियसली, वेल डिफाइंड होना ही चाहिए। कुछ कुछ लोग इनवेरिएबिलिटी को बोलेंगे, नहीं नहीं, इनवेरिएबिलिटी एक अलग चीज है स्टूडेंट्स। यूनिवर्सैलिटी को वेल डिफाइंड बोल सकते हैं क्या, वेल डिफाइंड नहीं, यूनिवर्सैलिटी लाइक एक्सेप्ट करना, वेल डिफाइंड मुझे लग रहा है एक अलग से लिखने में कोई हरकत नहीं है, ये 6 चीजें थोड़ी अलग है वेल डिफाइंड से। यस, सुटेबल, हाँ आई थिंक उन्होंने पहले इसमें किया होगा, सुटेबिलिटी, ठीक है। सातों आप अलग से भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपको कोई अभी बोर्ड एग्जाम नहीं है, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि यूनिट, इतना हम यूनिट का डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक होना जरूरी है, ठीक है ना। तो वेल डिफाइंड आप अलग से 7वां नंबर भी लिख सकते हो, मेरी परमिशन है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंप्लीटली एक्सेप्टेड। इवन इसको शुरू में भी लिख सकते थे फिर, वेल डिफाइंड तो आप, या मैं ऐसा उसको 0th लिख रहा हूँ, चलो ऐसे ही ना शुरू में ऐड कर दे रहा हूँ मैं, मेरी इच्छा हो रही है कि मैं उसको 0 नंबर करके ऐड कर दूं, 1 के पहले 0 ना, वेल डिफाइंड, ठीक है। यस, इसमें से हम 2 चीजों को हाईलाइट करेंगे जो एचसीवी बुक में दिया है, सर्टेनली वो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली चीज दी हुई है, तो मैं उनको थोड़ा सा हाईलाइटेड रखूंगा, इजी अवेलेबिलिटी, इनवेरिएबिलिटी, ये चीजें बहुत जरूरी है, राइट, वैसे तो सभी जरूरी है ना, बट ये 2 ज्यादा स्पेशल। यस, आज का होमवर्क आपको बाद में टाइप करके आ जाएगा, कल का होमवर्क का डिस्कशन अब शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। कल का होमवर्क का डिस्कशन के लिए भी लेट अस मेक ना 3 टेबल, स्टूडेंट्स टेबल्स बना लेते हैं। मैंने कल आपको कोई क्वांटिटी दी थी, राइट, क्वांटिटी दी हुई थी, उसका एमकेएस यूनिट और एसआई यूनिट, सॉरी सीजीएस यूनिट, ऐसा है तो एमकेएस से सेम रहेगा मैक्सिमम, एमकेएस यूनिट और सीजीएस यूनिट में कन्वर्शन पूछा हुआ था, ठीक है, कन्वर्शन पूछा हुआ था, राइट। तो ये अपन होमवर्क डिस्कशन कर रहे हैं, शर्विल का जो क्वेश्चन अभी है वो भी एक क्वेश्चन करके आया हुआ है, वो भी आप डाउट ग्रुप पे पोस्ट कर दे बेटा, मैं जवाब दे दूंगा उसका, ठीक है। आंसर पूरा यस नहीं है डायरेक्टली, आई विल एक्सप्लेन इट, ग्रुप पे डाल दे, मैं जवाब दे दूंगा डिटेल उसका। क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, लेंथ थी, तो लेंथ का 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 10⁻², ये जवाब आपने लिखा हुआ था। मास, मास का 1 kg स्टैंडर्ड माना गया है, एमकेएस में, सीजीएस में ग्राम था, तो 10⁻3। यस, ये दोनों करीब करीब आई थिंक सभी का सही है, कुछ लोगों ने मुझे होमवर्क पर्सनली भेज दिया था,
आई हैड नॉट आस्क्ड, जरूरी नहीं था, बट कुछ लोगों ने भेज दिया था। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर सही है क्या, देखिए मैंने कुछ गलती है तो बताई है कहीं कहीं पे। ये कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था शायद, किसी ने यहाँ आवर का लिख दिया था कन्वर्शन, किसी ने आवर मिनट ऐसा कन्वर्शन लिख दिया था। नहीं स्टूडेंट्स, टाइम में दोनों जगह सेकेंड है, देखो ना नाम में ही है, एम के एस का एस भी सेकेंड का है, सीजीएस का एस भी सेकेंड का है, तो दोनों जगह सेम ही है, सेम ही है। इफ एट ऑल मुझे लिखना है 10 की पावर में, तो 10 की पावर 0 लिखना चाहिए। वेरी गुड, करेक्ट, बिल्कुल सही। 1 सेकेंड ही है, मतलब मैं 10 की पावर 0 लिख सकता हूँ। 10 की पावर 0 है, बिकॉज मैंने 10 की पावर 0 में पूछा था, तो आप 10 की पावर 0 लिख सकते हो। 1 का 1 ही है, मतलब 10 की पावर 0। यस। देन एरिया वॉल्यूम भी बहुत लोगों का सही था स्टूडेंट्स, एरिया और वॉल्यूम भी बहुत लोगों का सही था। यस, वेरी गुड। एरिया में मीटर का स्क्वायर आ जाएगा, है ना, मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर, तो यहाँ 10 स्क्वायर का भी स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स, तो 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। यस, ऐसा पूरा लिखना है स्टूडेंट, सिर्फ 10 टू द पावर 4 लिख के नहीं चलेगा। नंबर और यूनिट, नंबर और यूनिट दोनों चीजें आती है, नंबर और यूनिट दोनों चीजें आती है। वॉल्यूम का कुछ फ्यू स्टूडेंट्स डिड अ मिस्टेक, कुछ लोगों ने लीटर में लिख लिया। स्टूडेंट्स लीटर नहीं रहेगा यहाँ पे यूनिट, ओके, लीटर ये सीजीएस यूनिट नहीं रहेगा, बिकॉज सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब रहेगा, सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। और कन्वर्शन क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 6। कैसे आया ये, सबसे पहला लेंथ देखना है आपको, उसी का क्यूब करना है, 10 स्क्वायर का क्यूब करना है। देखा हमने लॉज ऑफ इंडाइसेस से ये कैसे आया है, 10 स्क्वायर का ही क्यूब करके आया है, 10 स्क्वायर का ही क्यूब, 2 3 आर 6। अच्छा, सेंटीमीटर क्यूब को किसी को लिखना ही है तो लीटर नहीं है, वो मिलीलीटर होता है, एमएल होता है, ओके, मिलीलीटर होता है। 1 सीएम क्यूब इज सेम एज एमएल, ठीक है, सीएम क्यूब इज सेम एज एमएल। किसी को नहीं समझ रहा होगा तो मैं बाद में पूछ लेना, बता दूंगा मैं। व्हाट वाज द नेक्स्ट क्वांटिटी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वांटिटी क्या थी, होमवर्क की नेक्स्ट क्वांटिटी डेंसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। डेंसिटी में, डेंसिटी का मैं प्रूफ करके बताता हूँ अच्छे से, यहां से कुछ गलतियां शुरू हो गई थी। डेंसिटी का बहुत कम लोगों ने सही जवाब दिया है। 1 kg पर मीटर क्यूब होता है स्टूडेंट्स, इसका फाइनल आंसर आता है निगेटिव पावर में, 10 टू द पावर -3 ग्राम पर सीएम क्यूब, -3 आएगा। बहुत कम लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। आई विल एक्सप्लेन हाउ टू फाइंड इट। ये कोई रटने की चीज नहीं, आप खुद फाइंड कर सकते हो आसानी से। देखो स्टूडेंट्स, यही पे प्रूफ है, केजी पर मीटर क्यूब, पर को आप डिनोमिनेटर में लिख सकते हो, इसी का मतलब है ये है 1 kg डिवाइडेड बाय 1 मीटर का क्यूब। अब 1 kg कितना ग्राम होता है सबको पता है, तो न्यूमरेटर 1 kg इज 1000 ग्राम्स, 10 टू द पावर 3, और 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब, अब मीटर को करना है सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर को मैं क्या लिखूं, अच्छा एक स्टेप और ऐड कर रहा हूं, किसी को अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो, मैं एकदम स्कूल में जैसा पढ़ाते हैं ना, स्कूल में वैसे पढ़ा रहा हूँ, ये किसी को डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने अजीब अजीब आंसर्स देखे कल कुछ लोगों ने सेंड किए हुए। तो ये बहुत आसान चीज है, लेकिन फिर भी मतलब सभी को आनी चाहिए। हाँ, कुछ लोग गलत कर दोगे तो चलेगा नहीं ऐसे। 10 स्क्वायर, 1 मीटर को नीचे लिख रहा हूँ, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, फिर होल क्यूब कर रहा हूँ, ठीक है, होल क्यूब कर रहा हूँ, पूरा क्यूब। फिर पूरा क्यूब करेंगे तो फिर आगे क्या हो जाएगा, देखो 10 टू द पावर 3 ग्राम, नीचे लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करेंगे तो 10 टू द पावर 6 आ रहा है सीएम क्यूब। अब देखो ना बच्चों, सब्ट्रैक्शन होगी ना, सेकेंड लॉ ऑफ इंडाइसेस में से 3 - 6 हो जाएगा, तो 3 - 6 क्या होगा, -3 हो जाएगा।
ग्राम पर सीएम क्यूब है तो सीएम रेस टू बी -3 लिखूंगा मैं ऐसे, जो ही जवाब यहाँ लिखा हुआ था। प्लीज कॉपी कर लो, जिनका जवाब गलत आया था स्पेशली वो लोग, बाकी लोगों ने सही किया है तो खुद घर पे किया है। यस यस 0.001 करेक्ट शर्विल, 10 पावर -3 मतलब 0.001, दैट्स ट्रू, गलत नहीं है, बट मैंने 10 की पावर में लिख के आने को बोला था तो ऐसे लिखी। कल जो मैंने होमवर्क एक पोस्ट किया था वो इमेज रजिया ने सेंड की हुई थी। और एक मुझे होमवर्क बहुत अच्छा लगा था, थोड़ी मिस्टेक्स मैंने उसमें की बता दी थी, लेकिन आई थिंक नेहा नेहा का होमवर्क था, नेहा या प्रांजल की दोनों में से किसी का एक होमवर्क था, तो उसका भी मैं एक स्क्रीनशॉट लेके आज इमेज भेज दूंगा, बिकॉज अभी अपना टाइम एंड हो रहा है, तो आप उसमें से देख लेना न्यूटन और जूल का, उसने बहुत अच्छे से डिटेल में किया हुआ है। ठीक है, ये आपको स्कूल में था, स्कूल में साइंस के बुक में प्रूव्ड था, यस आंसर तो है, बट वो कैसे आया अगर आपको चाहिए तो आपको मैं वो होमवर्क एज इट इज दे दूंगा, आप उसी में से देख लीजिए, बहुत अच्छे से किया हुआ है। तो जूल का अर्ग हो रहा है और न्यूटन का डाइन हो रहा है, 10 की पावर्स आपके सामने है, ये आंसर है। ये जो न्यूटन है वो फोर्स की क्वांटिटी का है, और जूल जो है वो स्टूडेंट एनर्जी का भी आंसर है और वर्क का भी है, दोनों का सेम है स्टूडेंट्स। ओके, एनर्जी और वर्क दोनों के लिए आपको सेम चीज लिखनी थी, सेम चीज लिखनी थी, एनर्जी और वर्क दोनों के लिए एग्जैक्टली सेम चीज लिखनी थी। ठीक है, वेलोसिटी या स्पीड ऐसा कुछ मैंने दिया था, स्पीड या वेलोसिटी दिया था, तो उसका ऑब्वियसली 1 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड में तो कोई चेंज नहीं है, मीटर का सेंटीमीटर ही करना है, तो ये ऐसा आ जाएगा। एक्सेलरेशन दिया था क्या मैंने, मुझे याद नहीं है, एक्सेलरेशन भी अगर मैंने दिया था तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का भी सीधा सीधा हो जाएगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सीधा सीधा, यस। फ्रीक्वेंसी और राइटबर्ग कांस्टेंट पे मैं आ रहा हूं, फ्रीक्वेंसी का यूनिट स्टूडेंट यहाँ पे 1 पर सेकेंड है, और एमकेएस में वो है, सीजीएस में भी 1 पर सेकेंड होगा, 1 पर सेकेंड का मतलब ही 1 हर्ट्ज है, तो किसी ने यहाँ पे हर्ट्ज लिखा है और यहाँ पे भी हर्ट्ज लिखा हुआ है, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, दोनों जगह सेम है, दोनों जगह सेम है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है टाइम का रेसिप्रोकल होता है। और लास्ट सुपर इंपॉर्टेंट थिंग, राइटबर्ग कांस्टेंट, ये तो मुझे जवाब किसने सही दिया, एक स्टूडेंट ने ही शायद सही दिया था, अगेन आई थिंक नहीं नहीं नहीं, इसी इसका ऑलमोस्ट किसी ने नहीं दिया मुझे लग रहा है परफेक्ट जवाब शायद तक, कुछ लोगों का मैंने एक डिटेल चेक नहीं किया स्टूडेंट, सॉरी फॉर दैट, हर एक का मैंने होमवर्क इमेज मैंने डिटेल नहीं देख पाया हूँ, आईएलसी जिनका बाकी था आज आईएलसी। राइटबर्ग कांस्टेंट, पहली बात स्टूडेंट्स, मैंने राइटबर्ग कांस्टेंट की पूरी वैल्यू नहीं पूछी थी, हर चीज का हमने यूनिट का ही कन्वर्शन पूछा था, तो इसका एमकेएस यूनिट क्या होता है, एमकेएस यूनिट, सिर्फ यूनिट, वैल्यू पूछी क्या मैंने पूरी, नहीं, सिर्फ मैंने यूनिट का कन्वर्शन पूछा, तो राइटबर्ग कांस्टेंट की यूनिट की वैल्यू आपको टेबल में दिख रही थी एनसीईआरटी के अपेंडिक्स में, जो हमने 2-3 दिन पहले डिस्कस किया था, पर मीटर, वेरी गुड, पर मीटर, पर मीटर है ना, 1 लिख देते साथ में यूनिट के कोई भी के साथ, है ना, 1 पर मीटर, यूनिट लिख रहा हूं सिर्फ, तो यूनिट तो 1 होता है ऑलवेज, राइट, बाद बाद में जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी रहेगी कांस्टेंट की, उसकी बात नहीं कर रहे, यूनिट को सिर्फ आप 1 पर मीटर बोलेंगे। ठीक है, जैसे 55 केजी में
55 नंबर है, यूनिट को केजी बोलेंगे या 1 केजी एज अ यूनिट बोलेंगे? तो यूनिट मतलब 1 ही होता है, यूनिट मतलब सिंगल, तो 1 केजी। वैसे राइडबर्ग कांस्टेंट का यूनिट एमकेएस यूनिट आप बोलेंगे 1 पर मीटर। बहुत अच्छे, अभी मुझे सही जवाब दिख रहे हैं। वरुण और रंजीत का जवाब सही है। एक्सप्लेन कर रहा हूं स्टूडेंट्स में कैसे, देखो 1 पर मीटर मतलब 1 डिवाइडेड बाय मीटर, 1 डिवाइडेड बाय मीटर मतलब 1 डिवाइडेड बाय कितने सेंटीमीटर, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब ही आंसर क्या आएगा, देखो 10 टू द पावर -2। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, वरुण और रंजीत गलत जवाब, आई एम सॉरी। वरुण और रंजीत ने नंबर सही लिखा है, यूनिट गड़बड़ कर दिया है। प्रथमेश बरल का जवाब परफेक्ट है। आई एम सॉरी, तेरे लास्ट नेम का मुझे आडनावाचा मला प्रोनाउंसिएशन माहिती नाही, बरळ आहे की काय। प्रथमेश, अभी जो प्रथमेश ने जो टाइप किया है, परफेक्ट आंसर, सुपरबली परफेक्ट आंसर। अरे रे 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 रे, अरे 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 अरे, बाकी लोगों ने अलग 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 क्या गलती की देख रहे हो। मीटर को कैपिटल एम कैसे लिख सकते हो नेहा, ऐसी गलती नहीं करना है। कैपिटल एम कैसे लिख सकते हो, मीटर का सिंबल नहीं अलाउड है, रॉन्ग। ये गलती ऐसी मत करो, ठीक है। तो आंसर इज 10 टू द पावर -2 पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो फाइनल एक स्टेटमेंट में अगर जवाब देना है, मैं बॉक्स करके दे रहा हूं, राइडबर्ग कांस्टेंट के यूनिट का कन्वर्शन MKS to CGS will be 1 per meter is equal to 10 to the power -2 per centimeter. 10 to the power -2 per centimeter. Do you all agree, students? Happy with this? Clear, na? Fantastic. Chalo. See you tomorrow, students. Have a good day.